हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। तो आज हमारा सेकंड सेशन है ऑफ द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन द फर्स्ट चैप्टर वी कवर्ड द हिस्ट्री बेसिकली कि कहाँ सबसे पहले ये बात आई कि एटम भी कोई चीज़ है, सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे बाकी सारी चीज़ें बनी हैं। ये सब हमने जाना कि किस किस ने ये बातें हमसे कही, इंडियन फिलोसोफर्स, ग्रीक फिलोसोफर्स, वो सब हमने जाना। देन वी केम टू द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये हम जानते हैं कि जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। तो वो कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है, कैसे होता है, वो सब हमें अब इस सेशन में पढ़ना है। बोथ द लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा इन पे क्वेश्चन आता ही आता है, सीधा सीधा स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का स्टेटमेंट लिख दीजिए। ओके, स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ऐसे क्वेश्चन भी आता है। सो ये हम स्टार्ट करेंगे। एंड इनकेस आप मुझे नहीं जानते बच्चों, तो आई एम सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट एम्बाइब, एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 3 years। मैंने अब तक 15,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। एंड नाउ वील बी स्टार्टिंग विद द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हिस्ट्री हम लोगों ने थोड़ी बहुत जान ली थी, बट स्टिल लेट्स गो ओवर इट अगेन। हमारे दो साइंटिस्ट थे, एंटोइन लेवोइजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट, जिन्होंने हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज दी। वैसे तो 3 लॉज हैं, एक और है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस, वो 11th में आएगा। अभी आपको 2 लॉज पढ़नी है, जिनमें से एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट वाज गिवन बाय एंटोइन लेवोइजियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ओके, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टैब्लिशिंग इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, नॉर्मली इन्होंने ये कैसे, मतलब क्या कहना चाह रहे थे ये, लेवोइजियर शोड दैट रिएक्शंस दैट सीम टू गेन, देखो वो रिएक्शंस जिनमें गेन और लॉस होता है मास का, या तो आपको लगता है कि रिएक्टेंट्स जो थे उनका मास ज़्यादा था और प्रोडक्ट्स जो मिले वो कम हो गया मास, या फिर उल्टा हो जाए, इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज फ्रॉम द एयर। जैसे मान लीजिए इन केस मैंने पेपर बर्न किया, तो पेपर बर्न करने पे एशेज प्रोड्यूस होती हैं, है ना। आपको क्या लगेगा कि पेपर को जलाया, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है ऐश, ऐसा नहीं है। उस पेपर को जलने पे गैसेज भी प्रोड्यूस होती हैं जिनका मास आप नहीं देख पा रहे, बिकॉज वो उड़ गया वो प्रोडक्ट, है ना। तो ये इन्होंने बताया कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने रिएक्शन अगर शुरू करी तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो मास है इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम, ठीक है। So the ashes left over from a wood fire contain less mass than the wood because burning evolves gases in the air. अब आपने क्या किया, आपने मान लीजिए 5 kgs wood लेके आए आप, आपकी ये जो wood है this is for 5 kgs, ओके। अब जब आपने इस wood को जला दिया तो आपको ash मिली 3 kgs ही, तो बाकी का 2 kgs कहाँ गया, बाकी का 2 kgs यहाँ एयर में गया, गैसेस की फॉर्म में इवॉल्व हो गया, which are also a product of that reaction। आपने जब इसको जलाया तो एक सॉलिड प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, दैट इज ऐश विच इज विजिबल टू यू, लेकिन गैसेस भी प्रोड्यूस होंगी जो कि आपको विजिबल ही नहीं होंगी, जिनका मास आप ऑब्वियसली नहीं इमेजिन करोगे। तो ये इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो मास है इट विल ऑलवेज रिमेन इक्वल ओनली, ठीक है। तो एन आयरन ऑब्जेक्ट, अब आपका बहुत सारे आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, है ना, आयरन की रेलिंग्स हैं, आयरन के ब्रिजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें, उन पे कुछ टाइम बाद ऐसे ब्राउन लेयर जम जाती है। अब ये मैं बताती हूँ क्या होती है ब्राउन लेयर, जंग लगना कहते हैं इसको बेटा हिंदी में। वैसे क्या होता है, आपके पास आयरन मेटल है, ठीक है, आयरन का सिंबल होता है ये, आपने इसको हवा में छोड़ रखा है, यू लेफ्ट इट इन ओपन एयर, तो ये एयर के मॉइस्चर, एयर में जो मॉइस्चर होता है बेटा, उससे और एरियल ऑक्सीजन से कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, दैट इज Fe2O3.XH2O विच इज रेड ब्राउन इन कलर, और जिसको रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जब ये रस्टिंग हो जाती है तो जो आयरन की बकेट का जो पहले मास रहा होगा उससे ज्यादा मास आपको रस्टिंग के बाद मिलेगा, क्योंकि ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं इनको आप देख नहीं पा रहे, है ना, धीरे धीरे रस्टिंग हो रही है। ये टोटल मास जो रिएक्टेंट साइड पे है और जो टोटल मास प्रोडक्ट साइड पे आएगा इट विल बी सेम ऑलवेज, ठीक है। तो ये जनरली आपको हर जगह देखने को मिलेगा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डू समथिंग, ओके, यस। तो ये मर्करी ऑक्साइड को हीट किया इन्होंने, तो ये एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। मर्करी लिया लिक्विड, ओके, मर्करी को जानते हो आप, ग्रे कलर का लिक्विड होता है, ओके। जब आप इसको बर्न करेंगे, हीट कर रहे हैं बेसिकली आपने हीट किया तो आसपास जो ऑक्सीजन थी उससे मर्क्यूरी ने रिएक्ट कर लिया,
and you obtained mercuric oxide. ठीक है, the substance formed was found to have more mass. more mass कैसे है? आपको दिख तो अकेला मर्क्यूरी रहा है ना, you could only see mercury, but जब आपने हीट किया तो एक रिएक्टेंट और जुड़ गया है ना, that is oxygen gas, and you obtained one single product that is mercuric oxide, जो कि इन दोनों के मास का टोटल मास जो आएगा वो टोटल मास होता है प्रोडक्ट्स का, और प्रोडक्ट बन रहा है एक ही, तो इसका मास इन दोनों के टोटल के बराबर होगा. ठीक है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है हमें? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. जितना आपके रिएक्टेंट्स का मास है, जितना आपके रिएक्शन से पहले जितना मास था, उतना ही रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स का मास होगा. ये हमें ये लॉ कहती है. और इस पर बहुत सिंपल सवाल आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी अभी. नाउ बेस्ड ऑन फर्दर एक्सपेरिमेंट्स डन बाय जोसेफ लुइस प्राउस्ट, एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेकंड लॉ दिया, फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. ठीक है, दिस लॉ डील्स विद द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय देयर मासेस इन केमिकल कंपाउंड्स. ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लॉ की स्टेटमेंट क्या है, लॉ क्या स्टेट करती है, सब अभी हम देखेंगे. अभी बस ये जान लेते हैं कि किसने कौन सी लॉ दी. एंटोइन लिवोइजियर ने बेटा हमें दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने हमें दी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. वेरी नाइस, ये हमेशा याद रखना है. दोनों साइंटिस्ट ने एकदम फाउंडेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे केमिस्ट्री के, वो इन्होंने ही हमें बताए हैं, जिनसे कि आगे केमिस्ट्री काफ़ी ईजी हो गई. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आपको ये बताना है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टैब्लिशिंग इंपॉर्टेंट लॉज. कौन से लॉज थे? एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया एंटोइन लिवोइजियर ने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस दिया जोसेफ एल प्राउस्ट ने, वाइल डेमोक्रिटस ने हमें एटम्स के बारे में बताया था. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ऑल राइट, ओके, ओनली एंटोइन लिवोइजियर. एल प्राउस्ट ने भी एक्चुअली क्योंकि वहीं से डिराइव किया, तो वील बी टेकिंग एंटोइन एज आवर आंसर ओनली. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. उसके बाद आया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. वेरी गुड. तो ये याद रखना है, क्योंकि ये कई बार सवाल आया भी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट लिखिए और बताइए कि ये लॉ दिया किसने. ओके, नाउ मूविंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इटसेल्फ. पहली लॉ अब हम देखते हैं, बहुत ईजी है, देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस लॉ. सेकेंड वाली में थोड़ा है, कैलकुलेशन ज़्यादा आता है. चलिए, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सिंपल है, हमने अभी अभी देखा कि अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन करने से पहले जो रिएक्टेंट्स का मास है और जो रिएक्शन करने के बाद मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स, उनका जो मास है वो हमेशा बराबर होगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का. ओके, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर अ रिएक्शन इज सेम. तो मतलब मान लो ए और बी ने रिएक्ट करके सी एंड डी बनाया. अब ए और बी आपके रिएक्टेंट्स हैं जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है, और सी और डी आपके प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, तो इनका जो मास होगा बच्चों वो बराबर होगा. कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है. ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने, वो देख लेते हैं. देखिए, यू आर स्टार्टिंग विद एन एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको इस मास वाले उस पे बेसिकली स्टैंडर्ड पे आपको 100 ग्राम्स दिख रहा है ना, वेइंग मशीन पे. अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हम एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, पहले 100 ग्राम्स है, आपने एक दूसरा कंपाउंड लिया 5 ग्राम्स, आपने इनका रिएक्शन कराया, रिएक्शन हो रहा है, बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. आपको ये दिखा कि जो रिजल्टेंट मास है दैट इज 105 ग्राम्स. तो ये क्या हुआ? देखो, यहाँ बेसिकली ये हुआ कि आपका पहले आपने ए सब्सटेंस लिया विच वॉज 100 ग्राम्स, सेकेंड आपने बी सब्सटेंस लिया जो छोटे वाले बोल में था 5 ग्राम्स. जब इनका रिएक्शन हुआ तो एक नई चीज बन रही है, प्रोडक्ट मिक्सचर, जो कि है टोटल मास इज 105 ग्राम्स. तो बस जितना रिएक्टेंट्स का मास था उतना ही प्रोडक्ट का मास है. यही हमारी लॉ हमें स्टेट करती है, दैट इज ऑल. ओके, चलिए, तो अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने, दैट इज बर्निंग ऑफ मीथेन. मीथेन बच्चों हमारा नेचुरल गैस होती है, ये जो सीएनजी हमारी गाड़ियों में यूज होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यही गैस होती है, दैट इज CH4. तो जो आपके व्हीकल्स में जो रिएक्शन होता है वो यही होता है कि CH4 को जब बर्न किया जाता है तो ये एरियल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. तो ये दो हो गए आपके रिएक्टेंट्स, है ना, मीथेन और ऑक्सीजन गैस. ओके, मीथेन कितना लिया आपने? मीथेन का मास वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं.
मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, तो 16 ग्राम मान लीजिए हमने ले लिया मीथेन, ओके, वी टुक 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन, ओके। आपको दूसरा रिएक्टेंट कौन है आपका, एयर से जो ऑक्सीजन आई है जो बर्निंग में काम आ रही है, आपने क्या लिया है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ऑक्सीजन के 1 मोल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मास 32 ग्राम्स होता है, ये आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। अभी बस आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन गैस है इसका मास 64 ग्राम्स होगा, ठीक है। यू डो नॉट हैव टू रिमेंबर, अभी आप चैप्टर का जब एंड होगा आप खुद से समझ जाएंगे। तो रिएक्टेंट्स का मास क्या हुआ, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज 16 प्लस 64 ग्राम्स 80 ग्राम्स, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हो रही है 44 ग्राम्स और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है 36 ग्राम्स, तो ये दोनों तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं। तो टेक्निकली इनके मास का टोटल जो आएगा वो रिएक्टेंट्स के बराबर होना चाहिए, विच इज 80 ग्राम्स। तो देखते हैं 44 प्लस 36, यस बिल्कुल दिस कम्स आउट टू बी 80 ग्राम्स, ये बिल्कुल 80 ग्राम्स ही आएगा। तो हाँ जी बिल्कुल सही है, 80 ग्राम्स बराबर आया रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास। तो ये हमारी कौन सी लॉ स्टेट करती है, दिस इज स्टेटेड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी गुड, बहुत आसान है, सवाल भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन का आता है, जैसे मान लीजिए ऐसे दे देंगे आपको क्वेश्चन में, टेक एनी एग्जाम्पल, जैसे कि कार्बन लिया आपने और कार्बन को आप एयर में बर्न कर रहे हैं एंड यू आर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपसे कहा जाएगा कि आपने 12 ग्राम कार्बन लिया, जस्ट अ सेकेंड, कार्बन का रिएक्शन आपने एयर से करवाया टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे कहा कि कार्बन आपने 12 ग्राम लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है 44 ग्राम्स, तो बताओ ऑक्सीजन कितना रहा होगा। तो आप जानते हो कि रिएक्टेंट साइड का जो टोटल है वो प्रोडक्ट साइड के टोटल के बराबर होगा, तो कितना ऑक्सीजन होगा, इसको x मान लेते हैं, है ना। 12 प्लस x मस्ट बी इक्वल टू 44 ग्राम्स, है कि नहीं। तो x कितना हो जाएगा 44 माइनस 12 दैट इज 32 ग्राम्स। तो ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट साइड पे रही होगी वो 32 ग्राम्स रही होगी, ठीक है। इस तरीके के इजी सवाल आएंगे कि आपको मास कैलकुलेट करना होगा जिस भी चीज का नहीं दिया होगा उसका, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर कि रिएक्टेंट हम किसको कहते हैं, है ना। ये वैसे हम जान चुके हैं ऑलरेडी, बट लेट्स स्टिल सी कि रिएक्टेंट हम किस चीज को कहते हैं रिएक्शन में। इन केमिकल रिएक्शंस सम सब्सटेंसेस आर कंज्यूम्ड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। जब आप पेपर को बर्न कर देते हैं तो आपको ऐश मिलती है ना, बट पेपर थोड़ी बचता है उसके बाद। अगर पेपर की ऐश बन गई तो पेपर तो कंज्यूम हो गया ना, है ना, पेपर नहीं बचा। तो वही बात है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान, मान लीजिए देयर इज अ केमिकल रिएक्शन कि ए और बी का रिएक्शन हो रहा है टू प्रोड्यूस सी एंड डी, तो ये ए और बी इस प्रोसेस के दौरान कंज्यूम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तभी आपको सी और डी मिल रहा है ना। अब चलते हैं आगे। नाउ द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट विद ईच अदर, ए और बी जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, the substances that react with each other to form new substances in chemical reactions are known as reactants। तो यहाँ पे we can clearly see कि ये जो A और B हैं ये हमारे reactants हैं, है ना। और इनके रिएक्शन से बन क्या रहा है, देखो बीच में एरो दिया हुआ है, ये एरो सिग्निफाई करता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रही है। अगर यही एरो मैं उल्टा लगा दूं तो C और D को हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। फिर जिस साइड ये एरो पॉइंट करता है वहां प्रोडक्ट्स होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस साइड से रिएक्शन स्टार्ट हुई और इस साइड अगर पॉइंटेड है तो मतलब इस तरफ जा रही है रिएक्शन, तो सी और डी आपके प्रोडक्ट्स हैं यहां पर, ओके, एज इजी एज दैट। बेटा एरो का रोल यही है टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कि रिएक्टेंट्स कौन है प्रोडक्ट्स कौन है, वो हमें एरो बताती है। नाउ जैसे अब ये रिएक्शन है आपके सामने, HCl और NaOH का रिएक्शन हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन है टू फॉर्म NaCl एंड वाटर। तो यहाँ हम इजीली कह सकते हैं कि हमारे रिएक्टेंट्स कौन हुए, जो एरो के लेफ्ट साइड पर है, जिनकी तरफ एरो का हेड नहीं है, ये रिएक्टेंट्स हैं आपके, ठीक है। एरो इधर पॉइंट कर रही है, ये वाले आपके प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, एज इजी एज दैट। बाकी आप क्लास 10th में जब आएंगे तो देयर इज एन एंटायर चैप्टर बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि हम करेंगे। अब ये रिएक्शन मैंने अभी दिखाई थी आपको कि कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। हियर वी कैन इजीली से कि कार्बन और ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट्स हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन।
चलिए, तो क्वेश्चन है, कनेक्ट द बबल्स टू मैच द पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो हेड, राइट साइड पे नहीं, है ना, लेफ्ट साइड पे आपके रिएक्टेंट्स होते हैं। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट्स, कि हमारे प्रोडक्ट्स हम किसको कहेंगे। ऑल राइट, अब हमें रिएक्टेंट्स देख लिया, अब हम प्रोडक्ट्स को जरा कंसिडर करते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या चीज़ें होती हैं, जो कि अब ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको लग ही गया है ना। प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिएक्शन की वजह से बनते हैं, क्रिएट होते हैं, है ना। अब कुकिंग, डाइजेशन, कंबशन, फोटोसिंथेसिस एटसेट्रा, ये सारे रियल लाइफ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं बेटा, ठीक है। इन सब में बैकग्राउंड में केमिकल रिएक्शन होता है और ये सारे आपको क्लास 10th में पढ़ाए जाएंगे। ओके, सो क्या बनता है केमिकल रिएक्शन से, उसको हम प्रोडक्ट कह देते हैं। वेरी इजी, जैसे यहाँ पे ए और बी का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ए एंड बी आर रिएक्टिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट्स दैट विल बी सी एंड डी। ओके, तो ये जो सी एंड डी हैं, जो एरो हेड के उस साइड है, उनको हम प्रोडक्ट्स कह देंगे। इसको हम और नहीं अब खींचेंगे, वी अंडरस्टूड कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो अभी आपके सामने एक और रिएक्शन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट यहाँ पे देखो, दो रिएक्टेंट्स हैं H2 और Cl2, फिर एरो के बाद एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है, दैट इज HCl, इजंट इट। तो ये आपका इकलौता प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट केमिकल है। इस केस में देखो, एक ही रिएक्टेंट है जिसको आपने तोड़ दिया है दो प्रोडक्ट्स में, ठीक है, CaO एंड CO2। तो यहाँ पे आपके दो प्रोडक्ट्स हो गए, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी एरो के उधर है वो प्रोडक्ट्स है। वेरी इजी है ना भाई, कोई अभी तक डिफिकल्टी फील नहीं हो रही है। वी आर नाउ कमिंग टू द मेन लॉ, जो कि बहुत बहुत अच्छा लॉ है, बहुत इजी है समझना, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लेट्स मूव ऑन टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। आप देखो, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, वेर एवर यू विजिट, आप कहीं भी चले जाओ, आप जब भी वाटर बोलेंगे तो वाटर का फॉर्मूला सब लोग H2O ही लिखते हैं, चाहे वो वाटर लेक से हो, चाहे वो वाटर रिवर से हो, चाहे वो माउंटेन से आया हो, ग्लेशियर से, कहीं से भी हो, वाटर इज H2O। व्हाट डज दिस टेल यू, कि वाटर की जो कॉम्पोजिशन है, कि वाटर जिन एलिमेंट्स से बना है, उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं उसके अंदर, वो फिक्स्ड है कि नहीं, कि वाटर में हमेशा यही होगा, एक ऑक्सीजन एटम लिंक्ड होगा दो हाइड्रोजन एटम से, फिक्स्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हर जगह CO2 है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला हर जगह O2 है। ये क्यों है? यही है लॉ, कि ये जो आपके कंपाउंड्स हैं ये हमेशा सेम एलिमेंट से बनेंगे, उन एलिमेंट्स के सेम नंबर ऑफ एटम्स हमेशा प्रेजेंट होंगे और उनका एक फिक्स्ड मास रेशो होगा, जो कि हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। नाउ लिवॉइजियर ने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, देन केम जोसेफ एल प्राउस्ट, जिन्होंने हमें दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ओके, अब देखिए बच्चों, जरा देखते हैं, अगर मैं वाटर के केस में, वाटर आपके सामने है, ठीक है, वाटर के केस में अगर मैं मास का रेशो निकालती हूँ, तो ऑक्सीजन का मास बेटा, हम एटम्स का मास ना यू में लिखते हैं इंस्टेड ऑफ ग्राम्स, यू में लिखा जाता है। ये सब आपको इसी चैप्टर में बताया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, मोल कॉन्सेप्ट में सारा कुछ पढ़ेंगे हम। ऑक्सीजन का मास है 16U, while हाइड्रोजन का मास इज 1U। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन का मास 1U है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशो दो वाटर के अंदर, तो आप जानते हो हाइड्रोजन 2 है ना, तो 1U एक का मास है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन का मास इस कंपाउंड के अंदर 2 है, isn't it? और ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है, तो हम लिखेंगे 16, क्योंकि एक एटम का मास 16 है। तो क्या सिंप्लीफाइड रेशो मिलेगा आपको, हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना है, द रेशो विल बी 1:8। ये आपका रेशो आ गया कि वाटर के अंदर whenever water is being formed, कभी भी वाटर का मॉलिक्यूल जब भी बनेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा ऑलवेज। अब इस रेशियो से आप 2-3 चीजें और बता सकते हो, जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं कि वाटर, मेरे पास हाइड्रोजन है 2 ग्राम्स, ओके, हाइड्रोजन 2 ग्राम्स है, तो वो ऑक्सीजन कितनी अमाउंट ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा जब वाटर फॉर्म करेगा। तो देखो 1 ग्राम जो है 8 ग्राम से कंबाइन करता है, ये आपने कैलकुलेट किया, बिकॉज आपको मास पता था, आपने रेशो निकाल लिया, आपको ये पता है कि इनका मास रेशो ये होता है। तो अगर मैं हाइड्रोजन 2 ग्राम लूंगी, मैंने अगर हाइड्रोजन को डबल किया है, तो रेशो में क्या करते हैं, दूसरी साइड भी डबल करेंगे,
कर दिया तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, ऐसे करके 3 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। इजी। तो ये हम रेशो बता रहे हैं कि जो मास का रेशो है इट विल बी फिक्स्ड ऑलवेज, हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब एक और चीज है, हम ये जानते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कैलकुलेशन कि 1:8 है मास का रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन करती हूं कि वी हैव हाइड्रोजन हमारे पास 10 ग्राम्स है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हमारे पास 32 ग्राम्स है। ठीक है, तो वाटर कितना फॉर्म होगा? अब एक तो सिंपल माइंड लगाएंगे, आपकी हाइड्रोजन 10 है ऑक्सीजन 32 है, तो दोनों को ऐड कर दो 42 ग्राम्स हो गया। दैट इज एंटायरली रॉन्ग। अब हमें फिर से रेशो कंसिडर करना है। कैसे? देखो, 1 ग्राम करता है 8 ग्राम से कंबाइन, 2 करेगा 16 से, 3 करेगा 24 से, 4 करेगा 32 से। अब इस रेशो पे जब आप आ गए 4:32, आप जान रहे हो, देख रहे हो कि ऑक्सीजन 32 ग्राम्स ही है ना। 32 ग्राम्स ऑक्सीजन कंबाइंस विद 4 ग्राम हाइड्रोजन ओनली। ऑक्सीजन 32 ग्राम 4 ग्राम हाइड्रोजन से ही कंबाइन करेगी, उससे ज्यादा से कंबाइन नहीं करेगी, है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया कि भाई ये इसकी कमी पड़ गई। अगर ये और होता तो हाइड्रोजन तो हमारे पास एक्सेस में था, यहाँ जितना हमें चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन तो हमारे पास 32 ग्राम ही है, लेकिन हाइड्रोजन का 4 की जगह 10 ग्राम है। हाइड्रोजन हमें जितना चाहिए था उससे ज्यादा ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो कम होता है, जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ रहा है कि और वाटर नहीं बन पा रहा, वो ऑक्सीजन है यहाँ पर, है ना। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप इतना वाटर नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। तो कितना वाटर ऑब्टेन कर पाएंगे? आपने देखा कि 32 ग्राम्स ऑक्सीजन, लिख लो 32 ग्राम्स ऑक्सीजन will combine with 4 grams hydrogen only। तो कितना वाटर बन गया? 32 ग्राम्स ऑक्सीजन प्लस 4 ग्राम हाइड्रोजन, 36 ग्राम्स हाइड्रोजन बन गया। इतना ही बन पाएगा जी, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। बाकी का जो हाइड्रोजन है, द रेस्ट ऑफ द 6 ग्राम्स हाइड्रोजन विल बी यूजलेस। बाकी का हाइड्रोजन यूजलेस हो जाएगा कि ऑक्सीजन है ही नहीं इससे कंबाइन करने के लिए, तो बाकी का हाइड्रोजन यूज नहीं होगा। वाटर टोटल 36 ग्राम फॉर्म होगा, नॉट 42 ग्राम्स। आई होप सबको समझ में आया है कि लॉ फिक्स्ड है, जो रेशियो है इट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। ठीक है, 1:8 हमेशा 1:8 ही रहेगा। सिंप्लीफाइड मतलब मल्टीप्लाई करके आप और रेशियोज ऑब्टेन कर सकते हो, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा सिमिलर रेशियोज ऑब्टेन करना, सेम रेशियोज। लेकिन जो रेशो है वो फिक्स्ड ही रहेगा, हमेशा 1:8 ही आएगा कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, तो मास भी इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं बच्चों। अब एक और जरा एग्जांपल देख लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। अमोनिया इज NH3। आपके सामने एक 3D मॉडल है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अमोनिया में एक नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन का मास वी नो 1U है ना, और नाइट्रोजन का मास हम जानते हैं 14U है। तो टोटल मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ? पहली बात तो एक नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन्स है कि नहीं, 14 + 3 वी ऑब्टेन 17। ये एक मॉलिक्यूल का मास हो गया। इनमें मास का रेशो क्या आया? अगर मैं नाइट्रोजन इस टू हाइड्रोजन का रेशो लूं तो आपको दिख रहा है सामने, मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। हाइड्रोजन कितना है मॉलिक्यूल के अंदर? 3 एटम्स है, तो हाइड्रोजन का हम 3 मास लेंगे कि 14:3 हमारा फिर फाइनल रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो एक सिमिलर क्वेश्चन करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इवन बेटर। जैसे मान लीजिए आई सेड, क्वेश्चन है कि मेरे पास नाइट्रोजन अवेलेबल है 28 ग्राम्स और हाइड्रोजन अवेलेबल है 3 ग्राम्स। तो कितना अमोनिया मैं ऑब्टेन कर सकती हूँ? कितना अमोनिया ऑब्टेन कर सकती हूँ? देखो, अब नाइट्रोजन है 28 ग्राम्स, ठीक है जी। इनका वैसे अमोनिया में रेशो कितना है? अमोनिया में रेशो इज 14:3। अगर मैं इसको डबल कर दूं तो 28:6 हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंस विद 6 ग्राम्स हाइड्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन तो है 28 ग्राम, बट हाइड्रोजन 3 ही ग्राम अवेलेबल है, इजंट इट। हाइड्रोजन की कमी है हमें यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन से, वरना जनरली 6 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर लेता है, बट यहाँ पे 3 ही ग्राम है। तो हमें इसी रेशो के साथ जाना पड़ेगा कि 14 ग्राम नाइट्रोजन ही यूज होगी एंड अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड 17 ग्राम्स।
क्योंकि हाइड्रोजन कम है ना। 3 ग्राम हाइड्रोजन सिर्फ 14 ग्राम नाइट्रोजन से ही कंबाइन कर सकता है, सो द प्रोडक्ट ऑब्टेन विल बी ओनली 17 ग्राम्स। ठीक है, तो रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा बेटा, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कितनी किसकी क्वांटिटी मौजूद है। रेशियो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल अगर मैं सवाल पूछ लूं तुमसे कि 14:3 इज द मास रेशियो, तो मुझे ये बता दो कि नाइट्रोजन का अगर मैं ले रही हूँ 42 ग्राम्स, तो वो कितने हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा। तो देखो 14:3 आपका सिंपल रेशियो है, नाइट्रोजन आपने अगर डबल कर दिया तो आप हाइड्रोजन भी डबल कर दो। नाइट्रोजन अगर आप ट्रिपल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 14 3 42, तो आपको हाइड्रोजन भी ट्रिपल करना पड़ेगा, दैट इज 9। तो 42 ग्राम्स नाइट्रोजन विल कंबाइन विद 9 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 51 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो सिंपल है, लॉ बहुत अच्छा लॉ है कि भाई जो हमेशा जो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे दे विल ऑलवेज डू सो इन अ फिक्स्ड रेशियो, वो रेशियो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि अमोनिया में ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे आप NH3 देख रहे हो कहीं और आप NH2 देख लो, नहीं, वाटर हमेशा H2O है, H2O ही रहेगा, वो कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स्ड है, तो मास का रेशियो फिक्स्ड है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस करते हैं। नाउ लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शंस वाज स्टेटेड बाय जोसेफ प्राउस्ट। अब इसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट क्या लिखते हैं हम, इन अ केमिकल सब्सटेंस, इन अ प्योर सब्सटेंस लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन अ प्योर सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो होगा, जो प्रोपोर्शन होगा, वो हमेशा फिक्स्ड होगा। दिस वाज टोल्ड टू अस बाय जोसेफ प्राउस्ट। ओके, नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन, select the model representing the ratio of carbon and oxygen by mass in carbon dioxide। अब इनमें रेशियो बताना है। देखो कार्बन का मास होता है 12 ग्राम्स और ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम्स, 16 U बेसिकली, U ही लिखेंगे हम, ये आप समझ जाएंगे कि ग्राम्स क्यों लिखा जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ठीक है, जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू टू कैलकुलेट हम ग्राम्स लिख रहे हैं अभी। कार्बन 12 ग्राम है, ऑक्सीजन यहाँ पे डबल है, 16 2 32, तो क्या रेशियो आएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, 4 8 32, तो 3:8 हमारा रेशियो आ रहा है, तो मतलब कि बीच वाला आंसर हमारा करेक्ट है, तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेंगे 3:8। लेट्स सबमिट आवर आंसर, इट्स वेरी इजी है ना। अब हम मास का रेशियो निकालना सीख गए। और कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दे विल ऑलवेज कंबाइन इन सच अ वे कि इनका जो मास का रेशियो है वो 3:8 रहेगा हमेशा। ठीक है, कैलकुलेशन दिखा दिया एंड द करेक्ट आंसर इज 3:8। Now coming to the next question, connect the bubbles to match the ratio of hydrogen and oxygen by mass in H2O and H2O2। अब दो कंपाउंड्स आ गए, H2O और H2O2। H2O का तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 1:8, बट H2O2 का क्या आएगा भाई, H2O2 में 2 हाइड्रोजन हैं और 2 ही ऑक्सीजन भी हैं, तो 32, दैट विल बी 1:16। तो हम कैसे मैच करेंगे, ये हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं 1:8 और 1:16, तो H2O का रेशियो हम जानते हैं 1:8, तो करेक्ट कर देते हैं। यस, हम H2O2 का आप कैलकुलेट कर लिया है हमने, तो 1:16 आ रहा है। ठीक है, आप यू कैन कैलकुलेट फॉर बोथ द कंपाउंड्स। अब पहला जो कंपाउंड था वो वाटर था, सेकेंड कंपाउंड इज अ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दूसरे कंपाउंड का हमने अलग से रेशियो फाइंड आउट कर लिया। ऑलराइट, यस, तो ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। H2O के लिए 1:8 है, वी ऑलरेडी नो दैट। H2O2 में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2:32, फाइनल रेशियो विल बी 1:16। वेरी इजी, आई होप सबको सब कुछ समझ में आया, दोनों लॉज समझ में आई। इसके क्वेश्चंस मैं आपको सेपरेटली भी कराऊंगी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो डरना नहीं है, बट इस पे क्वेश्चन जरूर करके देखने हैं आपको। ओके, तो अब इसके अगले सेशन में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो जिसने बेसिकली सबसे पहले जो फाउंडेशन आया है कि एटम्स हैं क्या, उनके बारे में, उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, ये सब हमें डाल्टन ने दी थी, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ऑल्सो मेक श्योर कि आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं सारी, ठीक है, प्लेलिस्ट सारी देखनी है आपको, उनमें सेशंस ऐड होते रहेंगे डे वाइज। ओके, वो आपको चेक करना है। देन ऑल्सो गो टू आवर एम्बाइब ऐप, उसमें आपको बेटा आप लर्न में पढ़ सकते हो जाके, यू कैन सी डिफरेंट वीडियोज ऑफ एवरी टॉपिक। आपको एम्बाइब बिग बुक जो है उसमें आपको सारे जो पब्लिकेशंस हैं, जो आपकी एनसीईआरटी से बाहर की बुक्स हैं, उनमें सारे जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उनमें सबका सॉल्यूशन मिलेगा।
ठीक है। एक्सप्लेनर वीडियोस हैं, आप जो टेस्ट जैसे प्रैक्टिस करने जाते हैं तो प्रैक्टिस का फीडबैक मिलता है, फिर आपको देखा जाता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये सब आपको ऐप ही कैलकुलेट करके देती है। देन टेस्ट में आप टेस्ट दे सकते हो। व्हेन यू आर रेडी फॉर टेस्ट, आप अपने हिसाब से टेस्ट की लेंथ डिसाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द टाइम, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सब कुछ डिसाइड करके खुद से टेस्ट अपना क्रिएट करके दे सकते हो। बाकी खुद नहीं भी क्रिएट करना तो देयर आर अ नंबर ऑफ टेस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन एवरी टॉपिक जो आप दे सकते हैं। और अचीव में यू कैन सेट योर गोल कि अभी मेरा ये ग्रेड है एंड इन द 2 months आई एम ट्राइंग टू अचीव दिस ग्रेड, बेसिकली ये मेरा गोल है। तो उस हिसाब से आपको ऐप गाइड भी करेगी एंड ऑल ऑफ दिस इज कम्प्लीटली कॉस्ट फ्री। आप जाके आज इसको एक्सप्लोर कीजिए। सो नेक्स्ट सेशन में वील बी डूइंग डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। सो दिस वाज सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट Embibe. Until then, keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.